हाँ हम्म हाँ, तो शीट कर ली बेटा सबने? कर ली। एक्सरसाइज 3 भी करनी होती है, सेकंड भी कर ली। ओके, सेकंड, थर्ड। हाँ, तो अब मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, है ना? उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम लोगों ने एक डायग्राम बना रखा है, बना रखा है ना? अब इसके नीचे, है ना, हेडिंग डाल के ऐसे लिख दो, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, देखो अपने को पता है कि जो ई इंड्यूस का फॉर्मूला होता है वो अपन क्या लिखते थे, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस डी फाइव बाई डी टी ना? ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये ई इंड्यूस का मतलब तो वोल्टेज है, ई इंड्यूस का मतलब तो क्या है, वोल्टेज है। अपने को वोल्टेज पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था माइनस डीवी बाई डी आर। ई का फॉर्मूला क्या लिखते थे, माइनस डीवी बाई डी आर। यहाँ से बताना डीवी की वैल्यू क्या लिखते थे, माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा लिखते थे। तो यानी इसकी जगह अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल टू माइनस, इस फ्लक्स की जगह मैंने लिख दिया ए डीबी बाई डी टी, और यहाँ पे भी माइनस था, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यानी अपने पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल्स टू ए डीबी बाई डी टी, ये होता है फॉर्मूला। पहले लिख लो इसको। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल्स टू ए डीबी बाई डी टी। इसमें ये ई क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, आ जाओ वापस, क्या हुआ? सुबह सुबह सब्जी मंडी बना देते हो तुम लोग, ऐसे होते हैं जैसे पता ही नहीं, कल के बिछड़े हुए हैं आज ही मिले हैं बस। तो पहले लेक्चर में पूरी भड़ास, फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे सर। हाँ, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल्स टू ए डीबी बाई डी। देखो फिर से समझो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी क्वेश्चन आए तो पहली बात तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें पहली बात तो ये सर्कल का मतलब क्लोज्ड लूप में लगता है, ये फॉर्मूला लूप के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। तो ई डॉट डीएल बराबर ए डीबी बाई डी टी, ये ए क्या होता है, एरिया, और डीबी बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन होता है। याद करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी तो करंट इंड्यूस होगा।
तभी तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब इसमें मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल का आंसर जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल का आंसर क्या आ रहा है? नॉन जीरो। देखो, एक होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल टू जीरो। कभी अगर ये स्टेटमेंट लिखी आ जाए, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है और ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल का आंसर जीरो भी होता है और इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल का आंसर नॉन जीरो भी होता है। लेकिन वहां पे जब ये ई लिखी जाती है तब वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वो कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेचर में कंजर्वेटिव होती है या नॉन कंजर्वेटिव होती है? कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है? कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उनके लिए इंटीग्रेशन क्लोज लूप में जीरो होता है। ये तुम आगे चल के समझोगे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। जब कोई चीज कंजर्वेटिव होती है तो वर्क डन का आंसर क्लोज लूप में क्या आता है? जीरो। तो ऐसे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल का आंसर क्या लिखना होता है? जीरो। और अगर कोई चीज नॉन कंजर्वेटिव होती है तो वर्क डन का आंसर जीरो नहीं होता। तो मैंने देखो ई डॉट डीएल का आंसर जीरो नहीं लिखा, नॉन जीरो लिखा है, क्योंकि ये आंसर हमें मिल रहा है ना। लेकिन उसमें ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव है। यानी कौन सी फील्ड है ये? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यानी अगर तुम्हें पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, तो वहां पे पहले तो ई मेंशन होगी कि ई कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फर्स्ट चैप्टर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर ये ईएमआई वाले चैप्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां लिखा होगा। लिखा नहीं तो ऐसे लिखा होगा कि भाई फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लक्स के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें वो पहले पूरी लैंग्वेज लिख देता है, फिर बोलता है बताओ फिर उसके लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल। अब वो अपने पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इंड्यूस की बात कर रहा है। इंड्यूस की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू जीरो ना। ये दोनों स्टेटमेंट लिख लो। चलो पहले यहां तक लिखा सबने। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। एन मैग्नेट अ मैग्नेटिक फील्ड a magnetic field a magnetic field exists in a circular region exist in a circular region of radius capital R of radius capital R and it is increasing and it is increasing at the rate of it is increasing at the rate of dB by dt at the rate of dB by dt. Then find the value of then find the value of
induced electric field, induced electric field, फर्स्ट पॉइंट लिखो, at r less than capital R, at r less than capital R, सेकंड में लिख दो r greater than capital R, r greater than capital R, देखो अपने पास ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही क्वेश्चन है और वो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है हर बार ना, क्वेश्चन आएगा तो यही ऐसा ही आएगा, यही आएगा ना। अब जरा सुन लो वो क्या है, मुझे बताओ आर लेस देन कैपिटल आर पे तुम्हें क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये चेंज हो रहा है, आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब कि वो पॉइंट इनसाइड वाला है आउटसाइड वाला है, इनसाइड वाला है। देखो आर की वैल्यू ये है और वो कैपिटल आर से क्या है, कम है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब पहले मुझे बताओ कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, पहले बता सकते हो इस पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। सर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, बताना जरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इंड्यूस करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब मैं यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज लाइंस होंगी, ऐसे आएंगी। और इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर देनी, इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो स्पेशली क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ना। अब मुझे इस पे वैल्यू पता करनी है तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें क्या किया करो, ई तो बाहर निकाल लिया करो, इंटीग्रेशन डीएल अंदर रहने दिया करो, और यहाँ पे ए डी बी बाई डी टी। अब ये ई तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन डीएल, ये डीएल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द लूप, डीएल का मतलब ये जो हमने सर्कल बना रखा है इसकी लेंथ लिखनी है, तो बताना जरा इसका रेडियस कितना है, आर है, तो बताओ इस लूप की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, डीएल की जगह क्या लिख देना, 2 पाई आर। अच्छा ए एरिया, ये कौन सा एरिया होता है, सर जिसमें फ्लक्स चेंज होता है, जिसमें फ्लक्स चेंज होता है, बताओ इस पी पॉइंट के लिए फ्लक्स कितने एरिया में चेंज हो रहा है, बता सकते हो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखूं कैपिटल आर स्क्वायर लिखूं, स्मॉल आर स्क्वायर लिखूं, और डीबी बाई डी तो क्वेश्चन में डीबी बाई डी ही दे रखा है, उसने बोला ना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डीबी बाई डी, तो डीबी बाई डी की जगह डीबी बाई डी लिख दिया। अब बताओ आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बताओ ई का आंसर क्या बचेगा, आर बाय टू डीबी बाई डी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इसमें मुझे बताओ इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर की कैसी आई है, प्रोपोर्शनल है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, पहले लिखो। जिन्होंने फर्स्ट लिख लिया वो मुझे सेकंड भी आंसर बता दो, सेकंड का। बताओ सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब क्या है, वो पॉइंट आउटसाइड है, वो पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड है। अच्छा बताओ इस पी पॉइंट पे पता करनी है तो पहले बताओ यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, सर डायरेक्शन तो वही आएगी एंटी क्लॉकवाइज,
डायरेक्शन कैसी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज। और इस पी पॉइंट पे पता कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग क्या बना दो, टेंजेंट। अच्छा बताओ फिर से मुझे फॉर्मूला तो क्या लिखना है, ई बाहर लिख देना है, अंदर इंटीग्रेशन डीएल है, और साथ में क्या लिखना होगा, ए डी बी बाई डी टी। अच्छा ई इंटीग्रेशन डीएल, डीएल क्या होता है, लेंथ ऑफ द लूप लिखनी है। बताओ इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, लेंथ क्या लिख दूं, 2 पाई आर। अच्छा एरिया, वो एरिया जिसमें फ्लक्स चेंज होता है। बताओ इस लूप के अंदर कौन सा ऐसा एरिया जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो केवल पाई कैपिटल आर स्क्वायर तक की ही है, यहाँ तक की इसके बाद तो है ही नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में क्या लिख देंगे, डीबी बाई डी टी। तो बताओ पाई से पाई कैंसल आउट, ई का आंसर क्या बचा होगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर, साथ में डीबी बाई डी टी। ये आ गया देखो इसका आंसर। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में क्या रिलेशन है, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें दो तीन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, एक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। और थर्ड जो हमने कल सारे पॉइंट्स लिखे थे, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में ना। ओके, चलो पहले यहाँ तक लिखा सबने। अब इसमें हेडिंग लिखो, इसमें लिखो एल आर सर्किट। हेडिंग लिखो एल आर सर्किट, एल आर सर्किट when an inductor, when an inductor and a resistor, and a resistor is connected, is connected in series, is connected in series with the cell, with the cell, then current flowing in the circuit, then current flowing in the circuit, current flowing in the circuit, and potential, and potential across each element, potential across each element is a function of time, is a function of time, function of time. It is called, it is called LR circuit, it is called LR circuit. Next one लिख दो, current is increasing, current is increasing exponentially, current is increasing exponentially with time, with time, and at steady state, with time, and at steady state, steady state it becomes constant, at steady state it becomes constant, it becomes constant.
देखो, अब अपने पास एक टॉपिक आता है एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का मतलब क्या है? एक इंडक्टर और एक रजिस्टर, दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अच्छा, सीरीज में कनेक्टेड है, और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? सेल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी डीसी सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये वाला जो एलआर सर्किट है, ये कौन सा है जिसमें मैंने इनको किसके साथ जोड़ रखा है? डीसी सोर्स के साथ। एक और है अपने सिलेबस में जिसमें एसी सोर्स कनेक्टेड होता है। कौन सा होता है? एसी सोर्स है। इसके रिजल्ट अलग होते हैं, इसके क्वेश्चन अलग आते हैं, वो अलग होते हैं। तो पहले ये समझो कि भाई हाँ, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक सेल लगा हुआ है, और जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो भाई यहाँ से करंट फ्लो करता है। ये करंट दोनों में सेम जाता है, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। अब ये जो करंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। ये करंट जो है, ये वेरिएबल होता है। इस सर्किट में जो करंट होता है वो वेरिएबल है, वो टाइम का फंक्शन आता है। यानी अपने को एक फॉर्मूला मिलेगा टाइम के साथ, उसमें मैं बार बार टाइम की वैल्यू पुट किया करूंगा तो मुझे करंट के डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो ये जो करंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, ये टाइम का फंक्शन है। अब अगर ये करंट वेरिएबल है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, पहली बात तो उसको लिखेंगे वी आर, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आता है उसको लिखते हैं वी एल। तो ये वी आर और वी एल भी किसके फंक्शन निकलते हैं? टाइम के ना। तो इसमें तीनों चीजें वेरिएबल है, करंट वेरिएबल, वी आर यानी रजिस्टर की वोल्टेज वेरिएबल, वी एल इंडक्टर की वोल्टेज भी वेरिएबल ना। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि सर अपने को पता है कि वी नोट बराबर किसके होना चाहिए? वी आर प्लस वी एल के। वी नोट बराबर किसके होना चाहिए? वी आर प्लस वी एल के। ये तो सब लोग जानते हैं ना। अच्छा, सेकंड अपने को इस करंट का फॉर्मूला याद रखना है कि सर ये करंट आता कितना है। तो मैं यहाँ पे करंट का फॉर्मूला देखो लिख रहा हूँ, आई इक्वल्स टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 - e⁻⁻r t/l। क्या फॉर्मूला होता है बताना जरा। आई इक्वल्स टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 - e⁻⁻r t/l ना। ये आर रजिस्टर है, एल इंडक्टर है। ये आई नॉट क्या है? सबसे पहले ये आई नॉट है अपने पास मैक्सिमम करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम करंट ना। और आई नॉट की वैल्यू होती कितनी है? आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट बाय आर। आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? वी नॉट बाय आर। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई के फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होता है। जरा चेक करना जरा। सबसे पहले टी की वैल्यू 0 पुट कर दो। मुझे इस फंक्शन में टी की वैल्यू 0 पुट कर दो। बताओ यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। यानी टी की वैल्यू 0 पुट करने पे करंट की वैल्यू कितनी आती है? 0। फिर जब तुम टी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, टाइम इंक्रीज करोगे, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और फिर जब तुम टी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे, इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग टाइम के बाद ना, तो यहाँ पे ई की पावर इनफाइनाइट पुट करना जरा। तो करंट का आंसर अपने पास बचेगा आई नॉट। वैल्यू पुट कर देते हैं। बताओ आई का फॉर्मूला क्या है? आई नॉट 1 - e⁻⁻ हो जाएगा। देखो यहाँ टी की जगह इन्फिनिटी रखो, माइनस तो आगे था ही, तो -∞ हो जाएगा। किसी को पता है ई की पावर -∞ कितना होता है? 0। यानी यहाँ पे आई नॉट और ब्रैकेट में बचेगा 1 - 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? आई नॉट। इसका मतलब इन्फानाइट टाइम पे करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आई नॉट के। आई नॉट मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, और वो है किसके बराबर? वी नॉट बाय आर के बराबर। यानी पहले अपने दिमाग में ही होना चाहिए कि सर स्टार्टिंग में करंट 0 होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है ई के फंक्शन में, फिर उसके बाद वो लास्ट में क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। वैल्यू कितनी होती है? वी नॉट बाय आर ना। पहले इतना लिखो।
अब जरा मुझे एक बात और बताओ, लास्ट में करंट की वैल्यू कितनी है? वी नॉट बाय आर। अच्छा बता सकते हो लास्ट में वी नॉट बाय आर करंट कब आ सकता है इसमें? जब यहाँ पे इंडक्टर की जगह एक वायर लगी हो। जब यहाँ पे इंडक्टर की जगह सोचो अगर मैं एक वायर लगा दूंगा तो बताना करंट कितना आएगा सेल से? वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब कि सर जो लास्ट में इनफाइनाइट टाइम पे ये जो इंडक्टर होता है, ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है? वायर की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? वायर की तरह। बेसिकली एलआर सर्किट के क्वेश्चनों का मतलब बिहेवियर ऑफ इंडक्टर होता है कि इंडक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेव करता है। कि सर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वायर बन जाता है, और वायर बन जाएगा तो करंट का फ्लो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वी नॉट बाय आर। स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम, देखो इंडक्टर का काम है अपोज करना। इंडक्टर का काम क्या है? अपोज करना। तो स्टार्टिंग में ये सबसे ज्यादा अपोज करता है। तो स्टार्टिंग में ये ओपन सर्किट बनता है। स्टार्टिंग में ये क्या बनता है? ओपन सर्किट। तो करंट की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम बीतता है इसका ओपोजिशन कम होने लग जाता है, और सर्किट में करंट क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। ओपोजिशन कम होगा तो करंट बढ़ेगा, और लास्ट में जाके इसका ओपोजिशन बिल्कुल खत्म, ये बन जाता है स्ट्रेट वायर। कि मैं तो खत्म हो चुका हूँ, स्ट्रेट वायर बन चुका हूँ, और इसमें करंट कितना फ्लो करने लग जाता है? वी नॉट बाय आर, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है। मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है। इसको बोलते हैं बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? बिहेवियर ऑफ इंडक्टर ना। तो पहले इसके नीचे एक लाइन बना के लिखो, ऐसा लिख दो, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एट टी इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट पॉइंट है एट टी इक्वल टू जीरो, द इंडक्टर, द इंडक्टर behaves like an open circuit. The inductor behaves like an open circuit. So current flow, so current flow in the circuit is minimum. Current flow in the circuit is minimum, and potential across it, and potential across it is maximum. Potential across it is maximum, is maximum. मुझे बताओ टी इक्वल टू जीरो पे मैंने इंडक्टर की जगह पे देखो क्या बना रखा है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बनाने का मतलब क्या है कि सर्किट में अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है? जीरो, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अच्छा मैं पूछूंगा इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? तो वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। वी आर बराबर होता है आई इंटू आर। तो आई जीरो है तो वी आर भी जीरो। तो इस वी एल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ जाएगी? वो आ जाएगी वी नॉट। मुझे बताओ, हमने अभी भी लिखा था वी नॉट बराबर क्या होता है? वी आर प्लस वी एल ही तो होता है। अब वी आर की वैल्यू अगर जीरो है तो वी एल बराबर किसके आ जाएगा? वी नॉट के। यानी सेल का सारा पोटेंशियल किसके पास होता है? इंडक्टर के पास है। यानी अगर ये 10 वोल्ट का सेल है तो इसके क्रॉस 0 वोल्ट का ड्रॉप है, और इसके पास कितना है? 10 वोल्ट। ये जीरो पे और ये कितने पे? 10 पे। अब फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होगा। जब टाइम इंक्रीज होगा तो इसकी वोल्टेज, सर्किट में करंट आना स्टार्ट होगा तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी, और इसकी वोल्टेज क्या होगी? कम होगी ना। पहले डायग्राम बना लो।
सेकंड पॉइंट में लिखो, इसमें लिख दो एट t equals to infinite, at t equals to infinite, ब्रैकेट में लिख दो steady state, steady state the inductor behaves like an the inductor behaves like an short circuit wire. The inductor behaves like an short circuit wire. The current in the circuit, the current in the circuit is maximum. The current in the circuit is maximum and potential across it is zero, is zero, is zero. मुझे बताओ, जहां इंडक्टर लगा हुआ था वहां पे मैंने क्या लगा दी, शॉर्ट सर्किट वायर लगा दी। अब जरा बताओ सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? सर सर्किट में करंट फ्लो करेगा मैक्सिमम, है ना, क्योंकि ये अपोजिशन खत्म हो गई है। और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा? वो फ्लो करेगा वी नॉट बाय आर, जिसको अपन आई नॉट बोलते हैं ना। तो ये करंट फ्लो करता है। कोई पूछेगा वोल्टेज बताओ, तो आज इस रजिस्टर के पास सारी की सारी वोल्टेज कितनी आ जाएगी? वी नॉट। और इस इंडक्टर के पास कितनी आ जाएगी? जीरो। शॉर्ट सर्किट वायर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि इसका ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं? सेम पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो सारा का सारा पोटेंशियल रजिस्टर के पास होता है, इंडक्टर बेचारा खाली हो गया। तो पहले बना लो। यानी जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा टी इक्वल टू जीरो पे और एक आएगा टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे। जीरो पे अब चाहे एक इंडक्टर लगा हो सर्किट में चाहे दो, अब क्वेश्चन में तो दो इंडक्टर भी हो सकते हैं, तो इन दोनों को क्या बना दो? ओपन सर्किट। वो दो हैं तो दोनों को क्या बना दो? शॉर्ट सर्किट। ना, पहले यहां तक लिखा सबने ना? अब इसके नीचे लिखो पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, ऐसा लिख दो। हेडिंग है पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। देखो पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर लिखने का मतलब क्या हुआ? मुझे वी आर की वैल्यू सॉल्व करनी है। वी आर बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। वी आर बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। अच्छा आई की वैल्यू हमने अभी क्या लिखी थी? वो तो सर हमने लिख दी थी आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। इंटू आर कर दूंगा तो आई नॉट इंटू आर वी नॉट हो जाएगा। यानी अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है। देखो वी आर का फॉर्मूला क्या होता है टाइम के साथ? वी आर इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट में वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब इसमें भी अलग अलग टाइम पुट करूंगा तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। जैसे मैं टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो वी आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में इंडक्टर की वोल्टेज कितनी, रजिस्टर की वोल्टेज कितनी होती? जीरो।
है ना। ये तो फंक्शन मतलब मैंने फॉर्मूले याद रखने हैं कि आई का फॉर्मूला ये होता है, वी आर का फॉर्मूला ये होता है। ऐसे ही मुझे बताओ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। अब मैं पूछ रहा हूँ इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है टाइम का फंक्शन, तो बताओ इंडक्टर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं। अब ये भी हमने लिखा था कि सर वी नॉट बराबर होता है वी आर प्लस वी एल। तो आज आपको वी एल पता करना है, तो वी एल पता करना है तो क्या लिखोगे, वी नॉट माइनस वी आर। तो वी नॉट माइनस वी आर लिखोगे तो बताना जरा वी नॉट माइनस वी आर की वैल्यू है कितनी, वो है वी नॉट ब्रैकेट में 1 - e⁻ r t/l, यही तो है। तो अब जरा इसमें मल्टीप्लाई करना, जरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। बताना जरा वी एल का फॉर्मूला क्या बचेगा। वी एल का फॉर्मूला बचेगा वी नॉट e⁻−r⁡t/l, ये बचेगा वी एल का फॉर्मूला। यानी इसमें वन माइनस करके आता है और इसमें वन माइनस करके नहीं आता। बस ऐसे याद रखना अपने को ना। पहले लिखो दोनों फॉर्मूले। ठीक है, टोटल कितने फॉर्मूले हो चुके हैं अब तक, तीन। एलआर सर्किट में कितने फॉर्मूले, तीन, है ना। करंट का, वी आर का और वी एल का। पहले यहां तक लिखा सबने। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट at t equals to 0, at t equals to 0 and t equals to infinite, and t equals to infinite, t equals to infinite. Find the value of current at t equals to 0 and t equals to infinite. डायग्राम बना लो। लिख लेते हैं। 2 ohm, 2 ohm, 2 mH, 10 volt, 0 और 10, नहीं नहीं, 5 और 10। देखो अपने को इन क्वेश्चनों में क्या करना है सर, पहली बात तो टी इक्वल टू 0 पे पूछा जाएगा, तो टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर की जगह क्या लगाना होगा, ओपन सर्किट। एक इंडक्टर लगाया तो एक को ओपन कर दो, इसको ओपन सर्किट बनाओगे तो बताना जरा डायग्राम क्या बचेगा। डायग्राम ये बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा ओपन सर्किट, और यहाँ पे सेल लगा हुआ है।
अच्छा बताओ इसकी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अच्छा बताओ करंट जब फ्लो करेगा ना तो यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा क्या, ओपन सर्किट हो रखा है, तो इसको सिर्फ रास्ते में 2 ओम ही मिलेगा। तो ये 2 ओम मिलेगा, तो ये अपने पास करंट का आंसर कितना आ जाएगा, 10/2, यानी क्या लिख देना है, 5 एम्पियर। क्या लिख दूंगा, 5 एम्पियर, सिंपल है। अब तो करंट का क्वेश्चन बन गया बस ही। अब मुझे बताओ अगर मैं तुमसे इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज पूछता कि बताओ इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, बता सकते थे इस डायग्राम में, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट। सेल का सारा पोटेंशियल किसके पास जाएगा, ये 10 है तो यहाँ पे भी कितनी आएगी, 10। तो ये फर्स्ट पार्ट है ना। टी इक्वल्स टू इन्फानाइट का मतलब क्या है कि सर टी इक्वल्स टू इन्फानाइट पे इंडक्टर की जगह शॉर्ट सर्किट वायर लगा दो, इसकी जगह शॉर्ट सर्किट, ये 2 ओम भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने वायर लगा रखी है, और ये सेल तो लगा ही हुआ है ना, 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। अब बताओ ये 2 ओम किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में आ जाएंगे तो बता सकते हो करंट का आंसर क्या लिखूंगा, क्या 10/1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए, सीधा ही लिख दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, कोई टाइम दे ही नहीं रखा, टाइम दिया ही नहीं है, जीरो इन्फानाइट, उसने सीधा बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व द सर्किट एट टी इक्वल टू इन्फानाइट। अगर कोई टाइम नहीं मेंशन कर रखा तो किस पे सॉल्व कर दो, इन्फानाइट वाले टाइम पे सॉल्व करना है, स्टडी स्टेट पे वैल्यू सॉल्व करनी है। लिख लो इसके ऊपर ना, ऐसा लिख दो, इफ टाइम इज नॉट गिवन, if time is not given, then solve the circuit, then solve the circuit at steady state, at steady state, at steady state। पहले दोनों आंसर लिखे सबने, इसके नीचे ना क्वेश्चन बना के लिखो, in the above question, in the above question find the magnetic energy, in the above question find the magnetic energy stored in the inductor, stored in the inductor at steady state, at steady state, stored in the inductor at steady state। इंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो तुम्हें ये पता करना है कि सर इन स्टडी स्टेट पे इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, तो स्टडी स्टेट पे हाफ एल आई स्क्वायर बोल देना है। करंट आई क्या तुम बता सकते हो, ये लगा तो एक्चुअली में इंडक्टर ही हुआ है, क्या तुम बता सकते हो इस इंडक्टर में करंट कितना जा रहा होगा, इस इंडक्टर में स्टडी स्टेट पे करंट कितना जाएगा, अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं हाफ एल आई स्क्वायर लगा दूंगा। तो अब मुझे बताओ इस इंडक्टर में करंट कितना जाएगा, बताओ यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर, 10 में से इधर कितना गया होगा और ऊपर भी कितना गया होगा, इधर से 5 आया, इधर से 5 आया, वापस 10 हो गया। तो आज मुझे बताओ मैं एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्केयर। तो हाफ इंटू एल की जगह बेटा 2 मिली हेनरी है, तो 2 × 10⁻³ और आई स्केयर की जगह क्या 25 लिख देंगे, तो इसका मतलब अपने पास आंसर आ गया 25 मिली जूल।
ठीक है, फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर ही लगाना है, सिंपल। आई पहले पता कर लो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, find the ratio of current at t equals to 0, at t equals to 0 and t equals to infinite, and t equals to infinite for the given LR circuit, for the given LR circuit. Find the ratio of current at t equals to 0 and t equals to infinite for the given LR circuit. ये डायग्राम बनाओ। t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर की जगह क्या बनाना है? ओपन सर्किट। क्या बनाना है? ओपन सर्किट। बना दिया सबने? 3:4। अच्छा बताओ, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इंडक्टर की जगह बेटा क्या लिखना है? ओपन सर्किट ना। मैं यही बना देता हूँ, ओपन सर्किट बना दिया। ओपन सर्किट बना दिया तो इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। करंट यहाँ से आएगा, इधर जाएगा, वापस आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया अभी ये तो। बताओ t इक्वल टू 0 पे बता सकते हो करंट का आंसर क्या लिखूंगा? वो होता है v बाय आर इक्वलेंट। करंट का आंसर क्या होता था? v बाय आर इक्वलेंट। अच्छा v की जगह तो v नॉट है, आर इक्वलेंट कितना है? 2r। ये i1 का आंसर आ गया, ये i1 का आंसर आ गया। ऐसे ही बताओ, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इंडक्टर की जगह क्या बना देना? शॉर्ट सर्किट। सोचो यहाँ पे अगर एक शॉर्ट सर्किट वायर होती तो बताओ ये दोनों रजिस्टर किस में चले जाते? पैरेलल में। तो आर और आर का r/2, वो जो r/2 वो आर के साथ सीरीज में। बताना आर इक्वलेंट का आंसर कितना लिखूं? 3r/2। अब बता दो करंट आई का आंसर क्या लिखूंगा? v नॉट अपॉन 3r/2, v नॉट अपॉन 3r/2 ना। तो अब मेरे पास i1 भी आ चुका है, i2 भी आ चुका है। मुझे दोनों का क्या पता करना है? रेशो i1/2 का, v नॉट बाई 2r अपॉन 2v0/3r। तो ये v नॉट से v नॉट जाएगा, r से r जाएगा, 3/4। सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी के ही होंगे ना। अभी करते हैं, आगे पता लगेगा। पहले बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे? रख देना। ठीक है। हम्म, अब इसमें लिखो, हेडिंग डालो, टाइम कांस्टेंट। इसमें लिखो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट
टाइम कांस्टेंट it is the time it is the time at which it is the time at which the current in the circuit it is the time at which the current in the circuit is 63% is 63% of the maximum current of the maximum current of the maximum current। देखो अपने पास टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L डिवाइडेड बाय R, यानी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के रेशियो को अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब बेसिकली ये टाइम कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। अच्छा इसके डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 t1, टाइम के जैसे होंगे ना। अब ये तो इसका फॉर्मूला कि सर टाउ बराबर L बाय R होता है, इसका मतलब क्या है टाइम कांस्टेंट का, तो उसने बोला देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल होता है। तो उसने बोला कि अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे एल बाई आर पुट कर देता हूँ, यानी टाइम कांस्टेंट के बराबर अगर मैं इसमें पुट कर दूं, तो बताना जरा करंट कितना बचेगा, वो बचेगा आई इक्वस टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर, और यहाँ क्या लिख दूंगा एल बाई आर, और नीचे क्या था एल। तो बताना एल से एल जाएगा, आर से आर जाएगा, बताओ करंट का आंसर क्या बचेगा, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर -1, ये बचा करंट। और ये जो ई की पावर -1 होता है, याद करो ई की पावर -1 कहीं लिखा उसको क्या लिखते हैं 1/e, और 1/e की वैल्यू कितनी होती है 0.368, 1/e की वैल्यू 0.368, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.37 भी बोल सकते हो ना। तो अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं 1/e की वैल्यू पुट करूंगा तो आई का आंसर बचेगा आई नॉट, और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 0.37, तो बताना जरा आई का आंसर कितना बचेगा 0.63 आई नॉट, ये होता है करंट का आंसर। अब इस करंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर ये 0.63 लिखने का मतलब हो गया 63% ऑफ आई नॉट, यानी इस टाइम पे मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आती है आई नॉट का 63%, आई नॉट का 63%। आई नॉट क्या होता है मैक्सिमम करंट, यानी टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का कितना हो जाती है 63% होती है ना। पहले इसको लिखो। ठीक है, अब एक तो होता है टाइम कांस्टेंट जिस पे वैल्यू हो जाती है 63%, एक होता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इसका नाम क्या होता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, जिसका नाम ही हाफ लाइफ है, इसका मतलब उस टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है हाफ हो जाती है, यानी 50% हो जाती है ना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ के ऊपर ना।
एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम at which, find the time at which the current in the circuit, the current in the circuit is half of the maximum current, is half of the maximum current, is half of the maximum current. करो इसे। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो टाइम पता करना है जिस टाइम पे करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी हो गई है, हाफ हो गई है। तो अच्छा, सर्किट में करंट का फॉर्मूला होता क्या है सर? आई इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। इस आई की जगह बेटा क्या लिख देना है, आई नॉट बाई टू, और यहाँ आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। बताओ आई नॉट से आई नॉट क्या हो गया, कैंसल आउट। इस ई वाली टर्म को इधर लेके आऊंगा तो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और ये वन माइनस हाफ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू ना। अब याद करो जब ई उधर जाता था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लोग में। ई उधर जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, लोग में ना। तो आज ई उधर जाएगा तो वो लोग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया आर टी बाई एल, और यहाँ लिख दिया लोग जिसका बेस ई है, और यहाँ लिख दिया टू। देखो ई उधर गया तो लोग वन बाई टू बना था, और यहाँ पे माइनस आर टी बाई एल बचा था। तो ये वन बाई टू को टू बाई वन लिखूंगा तो ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब मुझे यहाँ पे टी की वैल्यू पता करनी है। बताओ टी का आंसर क्या बना, लॉग ई टू, और साथ में ऊपर क्या बचा, एल बाय आर, यही तो बचा। अच्छा तुम जानते हो ये लॉग ई टू की वैल्यू कितनी होती थी? देखो लॉग, पहली बात तो लॉग जिसका बेस ई है टू है उसको अपन बोलते थे एल एन टू, उसको अपन क्या बोलते थे, एल एन टू। 0.3 तो वैल्यू होती है। लॉग टू जिसका बेस 10 होता है, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। देखो मैं दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ, जिसका बेस 10 है, टू है, वो तो होता है 0.301 ना। और लॉग ई जिसका बेस टू है वो होती है 0.693। याद करो अपने पास टी हाफ आता होता था 0.693, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता था, तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, है ना। कर लिया क्या? हाँ तो उसमें भी आ गया आएगा। log ई बेस 2.693 log 2.301। तो इसका मतलब अब अपने पास टी हाफ का फॉर्मूला क्या बचा, वो बच गया 0.693 इंटू एल बाय आर, ये बच गया देखो। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टी हाफ इक्वल टू हो चुका है 0.693, और ये एल बाई आर को मैंने लिख दिया टाउ। एल बाई आर की जगह क्या लिख दिया, टाइम कांस्टेंट। यानी लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम पीरियड एंड टाइम कांस्टेंट। ये टी हाफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड,
फॉर्मूला याद रहेगा। पेपर में डायरेक्ट एल और आर गिवन होते हैं, तुमसे टी हाफ पूछा जाता है। मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है तो एल और आर गिवन है, सिंपल क्या पूछा गया है, टी हाफ। अच्छा, बता सकते हो कि टी हाफ और टाइम कांस्टेंट टाउ में दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी है? दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? टी हाफ और टाउ में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? अभी टी हाफ बोल रहे थे तुम, अभी बोल रहे थे, झूठ मत बोलो, अभी बोल रहे थे। नहीं 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 नहीं। है? फिर से मुझे सोच के बताओ, टी हाफ और टाउ में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? टाउ की? पक्का? सोच लिया? फिर ठीक है भाई। टी हाफ तो क्या है, टी हाफ लिखा हुआ है देखो, 0.693 इंटू टाउ है, वो टाउ का 0.7 टाइम्स है। टी हाफ टाउ का कितना टाइम्स है? 0.7 टाइम्स है, तो अपने आप ही टी हाफ तो क्या रहेगा, कम ही होगा। टी हाफ तो 50% वाले का टाइम है ना, और टाउ 63% वाले का टाइम है। चलो पहले यहां तक लिखा सबने। तो अब जरा मुझे बताओ कि आज अगर अपने को ना करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, कोई पूछे कि एलआर सर्किट के लिए तुम आई वर्सेस टी बना के बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा, तो बताना जरा। यहाँ मैंने करंट लिख दिया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, टाइम। तो करंट वर्सेस टाइम का जब भी ग्राफ बनाएगा तो मैं ये ग्राफ बना देना, देखो कि जैसे पहले बताओ टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना होता है, जीरो। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है। और टी इक्वल टू इन्फानाइट पे जाके करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, जिसको क्या लिखेंगे, आई नॉट। अच्छा सर, बीच में एक टाइम और भी आएगा जिसको अपन टाओ भी बोलते हैं, और ये वो टाओ टाइम है जिस टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम का कितना हो चुका है, 63, तो 0.63 लिख दिया। अच्छा सर, बीच में एक टाइम और भी आता है जिस टाइम पे हाफ हो जाती है, तो इसको टी हाफ लिख देते हैं। टी हाफ पे वैल्यू कितनी हो गई है, 0.5 आई नॉट। अरे वो तो फॉर्मूला था, करंट की वैल्यू टी हाफ पे कितनी हो जाती है, 0.5 आई नॉट, हाफ हो जाती है ना। अरे वो तो टी हाफ का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। टी हाफ कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पे करंट हाफ हो जाता है, तो मैं वाई एक्सिस पे तो करंट लिख रहा हूँ ना, तो करंट की वैल्यू क्या लिखनी है मुझे, हाफ लिखनी है। और टाउ वाले टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 0.63 हो गई है। चलो पहले यहां तक लिखा सबने। एक क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो, इफ अ बल्ब इज कनेक्टेड, if a bulb is connected with inductor, with inductor
and an iron rod is inserted in the inductor then first point लिखो, what will be the effect on the brightness of the bulb? What will be the effect on the brightness of the bulb? On the brightness of the bulb. Second point लिखो, on a time constant. Third लिखो, on final brightness of the bulb at, और ब्रैकेट में लिख दो स्टडी स्टेट, फाइनल ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, ब्रैकेट में लिख दो स्टडी स्टेट। पहले डायग्राम बनाओ। अच्छा बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा हुआ है? ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। पहले बताओ, इंडक्टर के अंदर हमने आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया है, यानी एक मटेरियल भर दिया है इंडक्टर के अंदर। मैं अगर कोई मटेरियल, कोई मीडियम भर देता हूं तो बता सकते हो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। याद करो एल मीडियम का जो आंसर होता है वो एल ऑफ एयर से क्या होता है? ज्यादा। यानी सर अगर आयरन रोड इंसर्ट करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ऑपोजिशन होता है। इंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है। अब इसकी ऑपोजिशन बढ़ गई है। अब इसकी अगर ऑपोजिशन बढ़ गई है तो फर्स्ट पॉइंट में अगर ऑपोजिशन बढ़ गई है तो ब्राइटनेस उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही मैं आयरन रोड को इंसर्ट करूंगा, मीडियम भरूंगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टर बोलेगा मैं ज्यादा अपोज करूंगा। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या बोला हुआ है? टाइम कांस्टेंट। अच्छा बताओ, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाई आर। ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू तो क्या है? बढ़ गई है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि सर आज ये जो करंट फ्लो कर रहा था, इस करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर वो टाइम जिस टाइम पे करंट 63% तक पहुंचता है। अब अगर करंट को 63% तक होने में टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब 63 तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो मतलब मैक्सिमम तक भी पहुंचने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। यानी इसको अगर पहले इसकी फाइनल ब्राइटनेस 2 सेकंड के बाद आ रही थी तो अब 3 सेकंड के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट क्या हो चुका है? बढ़ गया है। ये बात समझ रहे हो? इसकी फाइनल ब्राइटनेस पहले आ जाएगी या बाद में आएगी? बाद में आएगी ना। ये सेकंड क्वेश्चन है ना। थर्ड में उसने क्या पूछा बताना जरा। स्टडी स्टेट पे फाइनल ब्राइटनेस होगी कितनी? मतलब ये पूछना चाहता है सेम होगी या पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। मुझे बताओ, स्टडी स्टेट पे इंडक्टर क्या बन जाता है? शॉर्ट सर्किट वायर। स्टडी स्टेट पे क्या बन जाएगा? तो लास्ट में अगर ये वायर ही बन जाएगा तो बल्ब में करंट जितना, देखो जब आयरन रोड इंसर्टेड नहीं थी तब भी इसको वायर ही बनना था, और जब आयरन रोड इंसर्ट कर दी तब भी ये क्या बनेगा? लास्ट में वायर ही बनेगा। तो दोनों ही केस में जब ये स्टडी स्टेट पे वायर ही बनेगा तो दोनों ही केस में बल्ब में लास्ट में करंट क्या जाएगा? सेम ही जाएगा। तो ब्राइटनेस भी क्या आएगी? सेम ही आएगी। मैं फाइनल ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ जब वो वायर बन जाता है।
जब वो वायर बन जाता है। देखो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे मैंने आयरन नोड को इंसर्ट किया, उसी इंस्टेंट पे ब्राइटनेस पूछी तो क्या होगी, कम होगी। फिर वो पूछेगा बताओ फाइनल ब्राइटनेस आने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि सर टाउ बढ़ चुका है, टाउ बढ़ चुका है। फिर फाइनल ब्राइटनेस जो आएगी वो दोनों ही केसेस में क्या आएगी, सेम आएगी। लेट जरूर आएगी वो सेकंड केस में, लेकिन वो कैसी आएगी, सेम आएगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसको बनना तो क्या था, वायर ही था। ये बात समझ रहे हो ना। इसको लिखो ना, ऐसा लिख दो। पहले तो ये दोनों लिख दो, ये दोनों आंसर लिख दो पहले ही। अब इसके नीचे पॉइंट बना के लिख देना, आराम से लिखो, बहुत टाइम है अपने पास। 5 साल। अरे 5 में से 3 तो तुम बिता के ही आए हो, अब तो 2 बोल दिया करो। है, 5 में से 3 तो हो ही गए हैं, किसी का फोर्थ भी हो गया होगा। है, अभी फर्स्ट ईयर है सर हमारा। हाँ, अभी तो हमने सीख कर देखा ही कहाँ है सर। हाँ, अब इसमें लिखो फाइनली, ऐसा लिखो, फाइनली द इंडक्टर बिकम्स, finally the inductor becomes short circuit wire, finally the inductor becomes short circuit wire. So at steady state, so at steady state the brightness, the final brightness, at steady state the final brightness remains same, remains same, but it takes more time, but it takes more time to reach at steady state. It takes more time to reach at steady state because tau increases, because tau increases, tau increases. ठीक है, चले आगे ना। ओके, अब देखो, अब ये इससे, ये जो एलआर सर्किट अपने पढ़ा था ना, इसमें करंट ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसमें करंट क्या करता है, डिके करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो ऐसा लिख दो हेडिंग डाल के, डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, इन एलआर सर्किट। इसमें लिख दो इफ, if the inductor, the inductor is disconnected, is disconnected from the cell, disconnected from the cell, disconnected from the cell, then then it act as, it act as a cell,
it act as a cell in the circuit and gives energy to the circuit gives energy to the circuit. In this the current decreases exponentially. The current decreases exponentially with time with time. देखो, मुझे बताओ, इस वाले पहले ऊपर वाले सर्किट को भूल जाओ, है ना। अपन ने एक सेल लगा रखा है, इंडक्टर है, रजिस्टर है, मैंने इसको नाम R1 दे दिया और ये क्या है, स्विच एस है, स्विच एस है। अच्छा, यहाँ पे ना ये भी एक स्विच लगा हुआ है, चलो जी थोड़ा वैसे ही बना देते हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये है S2, इसको S1 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, S2। स्टार्टिंग में S1 क्लोज है, S2 ओपन है। S1 क्लोज है, S2 क्या है, ओपन है। तो ये तो सर वो पुराने वाला डायग्राम हो गया। ये कौन सा डायग्राम है, पुराने वाला LR सर्किट है। सर करंट यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा और फाइनली ये वायर बन जाएगा और करंट क्या फ्लो करेगा, मैक्सिमम। करंट क्या फ्लो करेगा, मैक्सिमम। इसकी स्टडी स्टेट आ चुकी है, इसकी स्टडी स्टेट आ चुकी है, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। तुम जानते हो मैक्सिमम होता है V0/R फ्लो कर रहा है। अब वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि अगर मैं स्विच S1 को कर दूं ओपन और S2 को क्या कर दूं, क्लोज। अब बताओ, अगर मैं S1 को ओपन कर दूं और S2 को क्या कर दूं, क्लोज, तो बताना जरा, ये जो सर्किट का सेल है ये तो हट ही जाएगा, सेल हट जाएगा। तो ये जो सेल से करंट आ रहा था वो जीरो हो जाना चाहिए, सेल से करंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। पर यहाँ पे करंट जैसे ही डिक्रीज होने लगेगा, सामने कौन लगा हुआ है, इंडक्टर। इंडक्टर बोलेगा मेरे सामने करंट जीरो हो रहा है, मैं इसको जीरो होने नहीं दूंगा। वो तो चेंज का अपोज करता है, वो बोलेगा मैं खुद सेल बन जाऊंगा और सेल बन के सर्किट में करंट का फ्लो करवाऊंगा, क्योंकि मेरे में एनर्जी स्टोर है। स्टडी स्टेट पे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है नहीं होती, होती है। अपन ने क्वेश्चन किया हाफ एल आई स्क्वायर, जिसमें तुमने आंसर 25 मिली जूल लिखा था। तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है। तो होगा क्या कि इसको ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो ऊपर वाला सर्किट बन जाएगा, ऊपर वाला। और ऊपर वाले सर्किट में अब करंट के फ्लो करवाने का काम किसका है, इंडक्टर का। इंडक्टर बोलेगा मैं सेल बन जाता हूं, मैं सेल बन के करंट का क्या करवाऊंगा, फ्लो करवाऊंगा। लेकिन तब तक ही करवा सकता हूं जब तक मेरे में एनर्जी स्टोर है, क्योंकि टाइम के साथ इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, करंट डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम अपना ये बचा होगा, देखो ये इंडक्टर है, ये वो दो रजिस्टर है, यहाँ लगा हुआ है R1, यहाँ लगा हुआ है R2। इंडक्टर किसका काम कर रहा है, सेल का काम कर रहा है, और ये इसमें करंट का फ्लो करवा रहा है। लेकिन करंट की वैल्यू अब स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, स्टार्टिंग में क्या है, मैक्सिमम। धीरे धीरे अब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। अच्छा, और दोनों में जो करंट जाएगा R1 R2 अब सीरीज में आ चुके। R1 R2 किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो दोनों में करंट सेम जाएगा, अलग अलग जाएगा, सेम ही जाएगा। दोनों में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है I = I0 e⁻⁻RT/L। ये होता है इसमें करंट का फॉर्मूला। वन माइनस करके नहीं आता इसमें, है ना। इसमें बताना जरा, टी की वैल्यू जीरो पुट करो, बताओ यहाँ टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे आई का आंसर क्या बनेगा, I0 e⁻0 1 हो जाएगा, तो आई का आंसर I0। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और T = पे बताओ जरा, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी उसका उल्टा बोल दे ना। तो पहले इतना लिखो।
यहाँ तक बातें क्लियर है? हाँ? अब बस मुझे ये बता दो, इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस इंडक्टर ने इस सर्किट को कितनी एनर्जी दी, तो जितनी इंडक्टर के पास एनर्जी थी वो उतनी देगा। इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है? हाफ एल आई स्क्वायर। तो वो पूरे सर्किट को कितनी देगा? हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, जब ये रजिस्टर में एनर्जी होती है तो रजिस्टर में जब करंट फ्लो करता है तो वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। रजिस्टर में जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है? डिसिपेट। यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, तो वो हाफ एल आई स्क्वायर ही है, क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर ये देगा एनर्जी और वो डिसिपेट हो जाएगी हीट की फॉर्म में। तो कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए कि हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट दैट मींस वी हैव टू सॉल्व हाफ एल आई स्क्वायर, या मैं बोलूंगा हाफ एल आई नोट का स्क्वायर। पूरी एनर्जी उसके पास कितनी है? हाफ एल आई नोट। और ये आई नोट की वैल्यू कहाँ से आएगी? बता सकता है यहाँ पे कोई आई नोट की वैल्यू है कितनी? इसके पास स्टार्टिंग में कितना करंट था? क्या वो वी नोट बाय आर की जगह आर वन लिख दूं? इसके पास स्टार्टिंग में करंट कितना था? बताना जरा। स्टार्टिंग का मतलब जब इसकी स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी थी, अपने लिए स्टार्टिंग तो वही है ना। तो स्टेडी स्टेट जब इसकी पहुंच चुकी थी तो ये तो ओपन था और ये क्या था? क्लोज था। तो फाइनल करंट इसके पास आई नोट था कितना? बताओ, ये आई नोट था कितना? वो था वी नोट डिवाइडेड बाय आर वन। तो यहाँ पे मुझे आई नोट की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? वी नोट डिवाइडेड बाय आर वन। ये एनर्जी क्या होगी? डिसिपेट। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी सब करने हैं। पेपर में तो सब आएगा, ट्रांसफॉर्मर तक आएगा। ठीक है, मतलब कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल अपन एसी वाला नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए पहले सब बच्चे मॉड्यूल को, एक्सरसाइज 3 को और ईएलपी को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर परसों अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो, नंबर चाहिए ना इस बार? घर जाना है इस बार? ओहो, ये तो टेंशन है। कब जा रहे हो? हैं? कब जा रहे हो? 28 को? मतलब ये बताओ, सैटरडे, संडे, मंडे ऐसे बताओ। है? संडे पक्का? मंडे को नहीं आओगे ना? देख लो। अरे, आराम से घर जाओ, 2-4 दिन लगा के आओ। हाँ, जाओ जाओ।